फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार। एक हफ्ते में पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने जा रही कमेटी। गांव में कांग्रेस के प्रदर्शन का हाईकमान ने लिया था संज्ञान। रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का किया गया था गठन। वहीं बीएसएफ ने बॉर्डर पर तैनात की 2 नई बटालियन। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए कारगर साबित होंगे जवान। जम्मू कठुआ सांबा के संवेदनशील इलाकों में हुए तैनात। चिनाब दरिया में फिर शुरू होंगी वाटर स्पोर्ट्स। परियोजना को मिली मंजूरी, काम जल्द होगा शुरू। पुल डोडा से गणपतपुर तक फिर उमड़ेगी रौनक। डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज। चलिए, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पार्टी हाईकमान द्वारा गठित की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगले एक हफ्ते में कांग्रेस हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में मात्र 6 सीटें आई थी, जिसका पार्टी हाईकमान ने कड़ा संज्ञान लिया था और कड़ा संज्ञान लेते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इस कमेटी का गठन प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा द्वारा अब ये रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है और बहुत ही जल्द ये रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। एक हफ्ते का समय बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी और आखिरकार वो कारण सामने आ जाएंगे कि आखिरकार किन कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। तो हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। विनोद जी, देखिए, रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है, अब उसकी रिपोर्ट बनकर तैयार है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर हम जम्मू में फोकस करें, सबसे ज्यादा उम्मीदें जम्मू में ही थी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जम्मू में उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। क्या कुछ लगता है कि फोकस खास तौर पर जम्मू में रहने वाला है, अब जो रीजन सामने आएंगे? बिल्कुल चिपन, आपने ठीक कहा कि जम्मू प्रोविंस में, या यूँ कहें कि 2014 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 के लोकसभा के चुनाव हो, जम्मू प्रोविंस में से एक भी हिंदू फेस कांग्रेस का नहीं जीत के आया है। अब ये देख लीजिए कि 2024 के विधानसभा चुनाव देखें, जम्मू प्रोविंस में एक ही सीट कांग्रेस ने निकाली है और वो भी राजौरी से, वो भी मुस्लिम फेस है। इस चिंता का विषय है और शायद यही कारण है कि हाईकमान ने, चीफ नेतृत्व जिसको बोलते हैं कांग्रेस से, उन्होंने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है और एक बड़े सीनियर जो सहयोगी हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा, वो एडवोकेट है पेशे से, उनको इसका हेड बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं से पूछा है कि हार का कारण क्या है और ऑलमोस्ट ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है और एक सप्ताह के भीतर भीतर ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाएंगे। आपने बताया विनोद जी जिस तरीके से कि अलग अलग घरों में जाकर, अलग अलग मोहल्ले में जाकर, गली कस्बों में जाकर रीजन फाइंड करने की कोशिश की गई, तो जो चीजें ग्राउंड पर दिख रही है कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारियों को, आला नेताओं को, क्या कुछ लगता है कि उसी के आधार पर रिपोर्ट बनकर तैयार होगी? क्योंकि आने वाले वक्त में भी इलेक्शन है, वीएलबी इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है। बिल्कुल चिपन, ये रिपोर्ट में जो मोटा मोटा सामने आ रहा है, जहाँ कांग्रेस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वो ये है कि 3-4 चीजों पर आंकलन किया जा रहा है। एक कि चुनावों के दौरान भाजपा ने पैसा खर्चा है या फिर चुनावों के दौरान भाजपा को सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं, ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है कि जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया तो कुछ ऐसी सीटों को सरेंडर किया गया है जो नहीं करना था, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये उम्मीद बनती थी कि वह जीत सकती थी। तीसरा ये आ रहा है कि कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है कि आला नेता उनसे नहीं मिले हैं। चौथी बड़ी बात यह है कि सीट कहाँ से किस को देनी थी, यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कतें आई हैं। इन 4 मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जिसमें जहांगीर भी है, दीनानाथ भी है, नरेश भी है और शाह मोहम्मद, एडवोकेट शाह मोहम्मद है, इन सब ने ये पाया है
कि कहीं ना कहीं ये 4 ऐसे फैक्ट हैं जिन पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अब जब ये रिपोर्ट पेश होगी विनोद जी, तो क्या कुछ लगता है कि विद इन द पार्टी कोई बड़े चेंजेस देखने को मिल पाएंगे? देखिए, ऐसे चेंजेस तो चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि ओवरहालिंग की जाए, कांग्रेस को चाहिए कि सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार की जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर का है वो कितना गंभीरता से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की को लेता है। और बड़ी बात यह है कि तारिक हमीद चढ़ा जो पीसीसी चीफ है वो पहले से ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। अगर पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है तो बदलाव चाहिए, और बदलाव भी सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे लाकर किया जाए। जी सकते विनोद जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, देखिए उन्होंने बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर काफी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से जम्मू में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मिसमैनेजमेंट की वजह से उनकी कम सीटें आई, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, या फिर भारतीय जनता पार्टी काफी स्ट्रांग रूप से ग्राउंड पर देखने को मिली, उस वजह से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर में, उससे कांग्रेस को सीखना चाहिए था। फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़े, उससे सीखना चाहिए था। 2024 में जब विधानसभा के चुनाव लड़े और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए, पन्ना प्रमुख का अभिप्राय ये रहता है शिवपुर कि एक पन्ने पे जितने वोटर आते हैं उन वोटर पर भी एक प्रमुख बना दिया, यानी इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की उन्होंने इलेक्शन को लेकर के, जो कांग्रेस ने नहीं की। और कांग्रेस के 3 जगहों पर पोलिंग एजेंट तक नहीं थे, पोलिंग बूथ पे जो कार्यकर्ता होते वो नहीं थे। और कांग्रेस को अब भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। और आपने जो सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर मैनेजमेंट की है और कांग्रेस इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाई। लेकिन विनोद जी, अब क्या कुछ लगता है जब रिपोर्ट सामने आएगी, अब इस रिपोर्ट के अंदर जो रीजन सामने आएंगे उसकी वजह से कितना फायदा आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को होगा? यूएलबी होने हैं, पंचायत इलेक्शन होने हैं, 2029 में अगर हम देखते चले तो फिर से असेंबली इलेक्शन भी होने, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल पाएगी इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर? देखिए, रिपोर्ट बनी है, रिपोर्ट को लेकर के अभी जो पेश की जानी है उसको ये कहा जा रहा है कि बड़ी गंभीरता से बनाई गई है। रिपोर्टें बनाई जाती हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है ये बड़ा मायने रखता है। यानी हाईकमान उसको कितना संज्ञान, कितने तरीके से संज्ञान लेती है ये डिपेंड करता है। क्या कोई एक्शन होता है, क्या कोई बदलाव होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर काम किया जाता है तो डेफिनेटली प्रदेश कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन आएगा। और आने वाले पंचायत हो, बीडीसी इलेक्शन हो, डीडीसी इलेक्शन, डीडीसी का कार्यकाल ये 25 में खत्म हो रहा है, अर्बन लोकल बॉडी से का, उनमें ये रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर जो कार्रवाई हाईकमान द्वारा की गई है उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार और हमारे सहयोगी तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, जहां पर कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ, अब इसकी रिपोर्ट बनकर तैयार है। रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में इसकी रिपोर्ट बनी है और ये बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो आला नेताओं तक सौंपी जाएगी और वो कारण सामने आ जाएंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू सूबे में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि विद इन द पार्टी कोई बड़े चेंजेस होंगे और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूती भी मिल सकती है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यानी कि बीएसएफ ने बॉर्डर पर बीएसएफ के 2000 कर्मियों वाली 2 नई बटालियन की तैनाती कर दी है। इससे पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ को बेहतर तरीके से रोका जा सकेगा और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जाएगी। इन दोनों बटालियन को हाल ही में ओडिशा के नक्सल विरोधी अभियान से वापस बुलाया गया था और दोनों बटालियन को सांबा, जम्मू और कठुआ क्षेत्र के आसपास संवेदनशील जो इलाके हैं उन जगहों पर तैनात किया गया है। इन दोनों बटालियन को हाल ही में ओडिशा के नक्सल विरोधी अभियान से वापस बुलाया गया है और इस दौरान ये 2 नई बटालियन अब जम्मू कश्मीर में काम करने वाली है। खास तौर पर जम्मू डिवीजन के जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये 2 नई बटालियन काम करेंगी और काफी कारगर कहीं ना कहीं ये साबित होगा। हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं और वहीं पर रंजीव मेहता कठुआ से भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इस 2 नई बटालियन की तैनाती होगी। ऋषि, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से मजबूती मिलेगी, किस तरीके से जो नेटवर्क है सिक्योरिटी एजेंसीज का वो स्ट्रांग होगा इन 2 बटालियन के जम्मू कश्मीर में आने से?
देखिए, जिस तरह से सर्दियां दस्तक दे रही हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो वो लगातार बढ़ जाते हैं सिक्योरिटी फोर्स के लिए, खासतौर पर बीएसएफ के लिए, क्योंकि धुंध कोहरा जब पड़ना शुरू हो जाता है तो धुंध कोहरे की आड़ में यहाँ पर जो पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ है वो होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है वो बीएसएफ के द्वारा किए जाते हैं। बीएसएफ लगातार बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन जो अपडेट सामने आ रहा है कि 2000 बीएसएफ के कर्मियों वाली ये जो 2 बटालियन है, इन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों से वापस बुलाया गया है यहाँ बॉर्डर्स की रक्षा के लिए। और ये बॉर्डर जिस तरह से आईबी का सटा इलाका है, वो चाहे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हो, कठुआ जिला का हो या फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट का हो, बॉर्डर के पिछले इलाकों में ये जो बटालियन है तैनात होंगी और पूरी तरह से यहाँ पर जो वो अपनी चौकी जो बरतती नजर आएंगी और दुश्मन पर कड़ी नजर जो वो रखती नजर आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यहाँ पर पिछले दिनों में भी जो आंतरिक गतिविधियां हुई, वो चाहे जम्मू संभाग की बात कर ले या फिर इसी के साथ साथ जम्मू संभाग के अलग अलग इलाके जिसमें कठुआ है, अखनूर है, तो तमाम ये इलाके हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित रहते हैं आतंकवाद से। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो 2000 कर्मियों वाली ये जो बटालियन 2 है, इनको अब यहाँ पर तैनात किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी में यहाँ पर एक स्ट्रेंथनिंग जो वो मिल जाएगी, ये सब जो वो और ज्यादा मजबूत होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस और ज्यादा मजबूत होंगी और जो आंतरिक घुसपैठ के प्रयास है उसे रोकने में पूरी तरह से कारगर सिद्ध होंगी। उसी को लेकर ये जो तैनाती है हमारे साथ रंजीव भी है। रंजीव, आप बताइए कठुआ में कहाँ पर तैनाती होगी और कितने जवान कठुआ के लिए डिप्लॉय किए गए हैं? देखिए, जवानों की संख्या की बात करूं मैं तो यहाँ पर 2000 जवान तो 2 बटालियनों जो ओडिशा से मंगाई गई है उससे जवान पहले से इस इलाके में पहुंच चुके हैं और उनको तैनाती करने के लिए जो दूसरी पंक्ति है रक्षा की, जो किसी फर्स्ट लाइन पर जो बीएसएफ की 12 बटालियन पहले जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, पूरे 485 किलोमीटर के लंबे इसके बॉर्डर पर, और दूसरी पंक्ति में इनको तैनात करना है जो उड़ीसा से जो नक्सलवाद बाधित इलाके से जो 2 बटालियन मंगाई गई है। तो पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो जितना भी आईबी का इलाका है वहाँ पर इनको तैनात किया जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर घुसपैठ के थाने रुक रहे हैं, चाहे दरिया का इलाका हो, चाहे बाघ नाला हो, तरना नाला हो, जितने भी नदी नाले हैं वहाँ पर इनकी तैनाती और गश्त के लिए और इनको तैनात जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और यहाँ से सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी। और क्योंकि पिछले इसी साल के शुरुआत के दौर में जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें 40 सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 40 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो इस सबको रोकने के लिए ये गृह मंत्रालय द्वारा जो फैसला लिया गया है, क्योंकि सर्दियां दे रही हैं तो सर्दियों के मौसम से पहले धुंध कोहरे का सीजन शुरू होने से पहले बॉर्डर की सुरक्षा को मजबूत करना आपको जानना चाहूंगी, अब ये जो 2 नई बटालियन यहाँ पर आई हैं वो ओडिशा के जो नक्सलवाद विरोधी अभियान है उसमें इन्होंने काम किया है। जो नक्सलवाद से ग्रसित इलाके हैं वहाँ पर इनकी तैनाती थी, अब इन्हें जम्मू कश्मीर लाया गया है। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेल ट्रेंड होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक नेटवर्क जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी एजेंसीज का है या फिर जिस तरीके से काम करने की जरूरत है उसमें सुधार आएगा, स्ट्रैटेजी चेंज होती नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि बीएसएफ जो वो ऑलरेडी तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन जब भी इनकी तैनाती 2000 कर्मियों की तैनाती हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि 2 बटालियन यहाँ पर 2 तैनात हुई है, बीएसएफ को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग जो वो मिल जाएगी, मजबूती जो वो प्रदान हो जाएगी। और जैसे रणजीत जी ने भी कहा कि 2 अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें थर्मल सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा दुश्मन पर कड़ी नजर रखने के लिए। इसके साथ साथ जो पिछले इलाके हैं, फर्स्ट लाइन की बात करें तो उसके पीछे जो पंक्ति है वहां पर इनकी तैनाती की जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि जो पहला ग्रिड होगा आपका वो पूरी तरह से नजर जो वो पाकिस्तान पर रखेगा कि पाकिस्तान कोई ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो दूसरी लाइन में खड़ी ये बटालियन जो है ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगी, आतंकी घुसपैठ को रोकने की पूरी तरह से ये कोशिशें करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा प्रभाव जो डालने वाली है ये 2 बटालियन जिस तरह से तैनाती इनकी की गई है। तो आप ये कहते हैं कि हमारा सुरक्षा का जो ग्रिड है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर 2 बटालियन की तैनाती जम्मू डिवीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर
संबल हिंसा की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लखनऊ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार वो चाहते हैं कि उन्हें संबल जाने दिया जाए। जो 5 लोगों की मृत्यु वहां पर हुई थी, उनके परिजनों से मिलने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। उससे पहले प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके सामने है। से साझा कर रहे हैं, जहां पर संबल जाने के लिए जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है वो अड़ चुका है, और नोटिस मिलने के बाद भी जो अजय आए हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें संबल जाने दिया जाए। देखिए तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, लेकिन इससे पहले हमने आपको सपा के नेताओं के हवाले से भी अपडेट किया था किस तरीके से उन्हें भी लखनऊ में रोक दिया गया, उनके द्वारा भी कहीं न कहीं संबल जाने का प्रयास किया जा रहा था। और आज साथ ही तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। सुबह भी अपडेट किया गया था, जहां पर लखनऊ में ही इन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका प्रतिनिधिमंडल संबल जाना चाहता था। जो वहाँ पर परिजन है, जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन इन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया। इवन कि कुछ ऐसे आला नेता है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम संभल तो जाके ही रहेंगे। अब उसी तरीके की तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं, एक ही मांग कि उन्हें संभल जाने दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार इस चीज पर अड़ी है कि उन्हें संभल जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, और इसी के चलते कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो यहाँ पर आला नेता है, उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया। कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, साफ तौर से कहा गया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कि कुछ भी कर लीजिए, हम तो जाकर रहेंगे। लेकिन इसी बीच में प्रोटेस्ट की प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ पर लोगों से मिलना चाहता था, जहाँ पर संबल हिंसा के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते कि अब इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर एक ही मांग पर अड़े हैं कि उन्हें संबल जाने दिया जाए। कांग्रेस नेता जो है वो उनके दफ्तर के आगे बैठ चुके हैं, और संबल जाने पर कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें कि 20 अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है, वो शामिल है, उन्हें संबल जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से कि अब कांग्रेस नेता दफ्तर के आगे धरना उन्होंने दे दिया है, और संबल जाने पर कहीं ना कहीं ये लोग अड़ चुके हैं। अब देखिए 24 नवंबर को ये बड़ी हिंसा पेश आई थी, जहां पर उत्तर प्रदेश के संबल में बड़ी हिंसा पेश आई, पत्थरबाजी हुई, बहुत ज्यादा हालात खराब हुए, पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी निकलकर सामने आई। लेकिन एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता भी संभल जाना चाहते थे, और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। 5 लोगों की मौत इस पूरी हिंसा के दौरान हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनके नाम भी सामने आए। 250 के करीब जो उपद्रवी हैं उनके नाम सामने आए, उनकी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर तस्वीरें भी सामने आई, और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि 4 अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग चीजों को लेकर जो है वो जांच कर रही है। बहुत ही जल्द ये रिपोर्ट भी सामने आएगी, लेकिन कुछ हफ्तों का टाइम यहाँ पर दिया गया है। इन हफ्तों के बाद जो तय समय सीमा है, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आएगी, कारणों का पता चलेगा, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन की नाकामी है, या फिर कुछ लोगों द्वारा इन लोगों को भड़काया गया, क्या कुछ कारण है इस संबल हिंसा के, वो साफ होंगे। लेकिन पुलिस द्वारा 700 लोगों को अभी खास तौर पर चिन्हित किया गया है। 700 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी, और 250 के करीब लोग हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, चैलेंजेस भी पुलिस के सामने है। किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर संज्ञान लिया जाएगा।
तो चलिए अब बात जम्मू कश्मीर के डोडा की होगी, जहां पर पुलडोडा इलाके में चिनाब दरिया में साल 2020 में बंद हुई वाटर स्पोर्ट्स अब दोबारा शुरू होने जा रही है। इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके चलते पुलडोडा से गणपतपुर तक एक बार फिर से रौनक उमड़ने जा रही है। डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये परियोजना बेहतर कारगर साबित हो सकती है। इस परियोजना के तहत खास तौर पर पुलडोडा के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका चिनाब वैली का ये इलाका है, जहां पर कि एक बार फिर से चिनाब दरिया में वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए खिलाड़ियों की बात की जाए उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोगों को फायदा होगा, और वहीं पर दूसरी तरफ पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। तो लगातार परियोजना को भी फिलहाल के लिए मंजूरी मिली है। किस तरीके से काम होगा, इस तमाम चीजों को लेकर अपडेट करने के लिए विकास मनार समाज से ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, बताइएगा अभी फिलहाल मंजूरी मिली है, क्या कुछ लगता है कब तक काम शुरू होगा और कब तक टेंटेटिव तौर पर ये काम खत्म हो सकता है? देखिए सिपन, काफी लंबे समय से यहाँ के लोग चाह रहे थे, क्योंकि 2008 में भगतलैर प्रोजेक्ट बनने के बाद पुलडोडा जो है उजड़ गया था। इसके बाद यहाँ पर पानी का जो ठहराव है बिल्कुल रुका हुआ है। तो ऐसे में लोगों की चाहत थी कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स पॉइंट बना दिया जाए, यहाँ पर बोटिंग वगैरह हो और इस तरह की एक्टिविटी होंगी, जिसके चलते जो है टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि पुलडोडा जो है सेंटर पॉइंट है, यानी बिल्कुल गेटवे है तरफ से, जहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए रोड जाती है, चाहे फिर जम्मू हो, भद्रवाह, किश्तवाड़ या डोडा की तरफ। और ऐसे में 2020 में इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, लेकिन ज्यादा पानी के भाव के चलते ये यहाँ पर जो चीजें रखी गई थी वो भेजी। लेकिन ऐसे में यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि बड़े लेवल पर ये चीजें हो और सही तरीके से हो। और इसकी जो है फिलहाल अभी टेंडरिंग हुई है, जो गणपत ब्रिज से पुलडोडा ब्रिज के बीच में इस तरह की बोटिंग या इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि एक तो भद्रवाह है हमारे पास, यहाँ पर टूरिस्ट जो है घूमने आते हैं, और दूसरी जगह जो है पुलडोडा की बन जाएगी, जिस तरह से और ज्यादा बोटिंग वगैरह होगी, जहाँ पर लोग आकर इस तरह का आनंद भी ले सकते हैं। विकास, देखिए अब डोडा का चौतरफी विकास कहीं ना कहीं कह सकते हैं हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर यहाँ पर मिलेगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आएंगे, उनके परिजन आएंगे, तो जिसकी वजह से टूरिज्म भी यहाँ पर एनहांस होगा। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको बनाकर सही तरीके से तैयार कर देती है तो फिलहाल काफी ज्यादा खुशी होगी यहाँ के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि इस तरह की दरिया चिनाब पर इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, जहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे और ज्यादा बढ़ावा होगा। और इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर यहाँ पर देखने को मिलेगी तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट भी होगा, चाहे फिर सीनियर सिटीजन हो या अलग अलग लोग हो, वो यहाँ पर काम के समय आकर घूम फिर भी सकते हैं। विकास, अब देखिए लोगों की देरियां मांग थी, अब ये पूरी हो चुकी है। लोगों से भी आपने बात की होगी, लोगों में उत्साह किस तरीके का, लोगों में किस तरीके से खुशी की लहर है, क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का आभार व्यक्त किया है? खिलाड़ी खासतौर पर युवाओं के हवाले से बताइएगा, जो यहाँ पर युवा वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं या फिर वो उसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, दरिया चिनाब के आसपास काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक चीज ये भी है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले भी आपने देखा था, अभी भी वो गाड़ी लापता है और 2 लोग लापता है। तो ऐसे में यहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी चाहती है कि कम से कम ये चीजें हो, और ताकि आने वाले समय में हम ही लोग इसका फायदा उठा सकें, और दरिया चिनाब के आसपास कोई भी इस तरह की कोई घटना हो तो हम जो है इस चीज में शामिल होकर उन लोगों की जान भी बचा सके। साथ में उन लोगों से मैंने जब बात की थी, उन्होंने कहा कि अब जब काम होगा पक्के तरीके से होना चाहिए, इस तरह से नहीं कि 2020 में जिस तरह का हुआ है, एक फ्लड की वजह से पूरा भेज दिया। तो ऐसे में कई तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से, ना कि सिर्फ अनाउंसमेंट हो, ना कि सिर्फ टेंडरिंग हो, इस चीज की बनाना और यहाँ पर लोगों को लेकर आना है, उसके बाद ही बढ़ावा होगा। लेकिन विकास, एक चीज काफी अहम है, जिस तरीके से आपने भी कहा, काफी सारी स्कीम्स लाई जाती हैं, कई टेंडर्स भरे जाते हैं, और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले चॉपर सेवा भी 25 नवंबर को शुरू हुई थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए। लोगों तक अवेयरनेस फैलाना और प्रशासन का ये सुनिश्चित करना कि इन चीजों को ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए स्टीफन, कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की एक नाकामी है, वो इस तरह की है कि अगर
हेलीकॉप्टर सर्विस अगर यहाँ से शुरू हुई है तो ये कुछ ही दिनों के लिए रहती है। इससे पहले अगर विदाउट हेलमेट या इस तरह का कोई ऑर्डर निकाला जाता है कि कोई भी आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये कुछ ही महीनों के लिए ऑर्डर रहता है। तो ये ऐसे में ऑर्डर अगर एक बारी जारी हो तो प्रॉपर तरीके से उन लोगों को फायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ खबरों में आने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। अभी फिलहाल देखिए, जिस चीज का टेंडर हुआ है बीडीए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा और टूरिज्म विभाग द्वारा इस चीज को बनाया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से बन जाता है, उसके बाद अगर लोग इसका फायदा उठाए तो ये चीज हुई कि इस चीज का फायदा उठाए। अगर फिलहाल खाली चीजें कागजों में हो या फिर खाली न्यूजों में हो तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी नाराज होंगे और काफी नाराज होते हैं और कई बार लोग जो है इस तरह का प्रोटेस्ट भी करते हैं और इस तरह की नाराजगी भी प्रकट करते हैं। विकास, आखिरी सवाल, ये जो वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर शुरू होने जा रही है, क्या कुछ एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होगी? क्या इस हवाले से कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जब मेरी वहाँ के चिन्हाब रेस्क्यू के जो प्रेसिडेंट है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का यहाँ पर टूरिज्म विभाग और बीडीए द्वारा इस तरह की टेंडरिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस रोड को बना दिया जाएगा और कुछ ही महीनों के अंदर इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में अगर इस तरह की चीजें होती हैं और ये टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट वो भी दूर हो सकता है और जिन लोगों को 2008 में यहाँ से भगाया गया था, यानी भगलियार प्रोजेक्ट बनने के बाद उन लोगों को दोबारा से वहाँ पर बसा दिया जा सकता है और वो लोग जो है अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपना बिजनेस दोबारा से खड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर विकास मनहास जो है वो लगातार अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि अब डोडा में एक बड़ी एक सौगात है वो मिलने जा रही है। वाटर स्पोर्ट्स एक बार फिर से यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।